डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो बायोटिक पार्ट और दूसरा एबायोटिक पार्ट। तो आज एबायोटिक पार्ट का पहला फैक्टर सोइल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सोइल को अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो अपर shallow layer of the earth crust that are formed by weathering of underlying rocks in association with organic matter and a suitable habitat for plant and animal। तो जो अर्थ क्रस्ट की जो ऊपर की लेयर है, जो रॉक से लगातार टूटने से बनती रहती है और उसमें ऑर्गेनिक मैटर जब जुड़ जाता है तो वो जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए एक सूटेबल हैबिटाट बन जाती है। उस मिट्टी को अपन सोइल कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में अपन दूसरी तरीके से डिफाइन करें तो एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल बायोलॉजिकल सिस्टम प्रोवाइडिंग सपोर्ट वाटर न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी एक जो फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम जो कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को सपोर्ट करता हो, पानी, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन आदि की सप्लाई करता हो, रॉ मटेरियल प्रदान करता हो, उसको अपन सोइल कह सकते हैं। तो सोइल के अध्ययन को अपन पीडोलॉजी कहते हैं। तो आज पीडोलॉजी के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन पीडोजेनेसिस या सोइल फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये कैसे बनती है? सोइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम रॉक्स, ये पता ही है अपने चट्टानों से बनती है। इट डेवलप्स ग्रेजुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड कोरोजन ऑफ रॉक्स एंड विद द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये लगातार जो सोइल के जो रॉक्स होती हैं, है ना, आपने रॉक्स के बारे में पढ़ा है। 3 प्रकार की रॉक्स मुख्य रूप से पाई जाती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स वो होती हैं जो कि मोल्टन मैग्मा के ठंडे होने से या जमने से बनती हैं, उनको अपने इग्नियस रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि लगातार पदार्थों के डिपोजिशन से बनती हैं, चट्टानों में बदल जाती हैं, है ना, मटेरियल जो है वो चट्टानों में बदल जाता है, उसको अपने सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और जो एक तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो कि बदल जाती है प्रेशर और टेम्परेचर से, लगातार जो इनकी फिजिकल स्टेट है वो बदल जाती है। तो इन रॉक्स के लगातार फ्रेगमेंटेशन से और कोरोजन से, है ना, लगातार छोटी से छोटी होती चली जाती है और सोइल के अंदर बदल जाती है। और इसमें फिर ऑर्गेनिक मैटर है, जहाँ धीरे धीरे वो वहाँ जीव जंतु आएंगे, पेड़ पौधे होंगे, उनके डेथ से लगातार ऑर्गेनिक मैटर है वो उसका बढ़ता चला जाता है। और ये बड़ी एक कंटिन्यूस और क्रमिक प्रोसेस है। ये कम से कम 2000 से 20,000 साल ले लेती है अपने जो पेरेंटल रॉक्स है उनसे टूटने में, अलग होने में। और जो डिफ्रेंशिएशन का टाइम है, ऑर्गेनिक मैटर का जुड़ना है, वो लगभग 30 से 50 साल में पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक मैच्योर सोइल के अंदर बदल जाती है। इस संपूर्ण प्रोसेस को समझने के लिए अपन 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो फ्रेगमेंटेशन या वेदरिंग का, दूसरा कोरोजन या केमिकल वेदरिंग, और तीसरा एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो सबसे पहले अपन फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन इट इज ए मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक मटेरियल इनटू स्मॉलर पीसेस। मैकेनिकल प्रोसेस मुख्य रूप से शुरू के अंदर होती है, जिससे रॉक्स है वो छोटे टुकड़ों में लगातार टूटती चली जाती हैं। जब मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक इज ब्रोट अबाउट बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स के द्वारा हो सकता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के कारण हो सकता है, जो आइस की सीयरिंग इफेक्ट होता है उसके कारण हो सकता है, रनिंग वाटर, या जो रूट्स होती हैं, रूट्स के कारण बड़ी चट्टानें छोटे टुकड़ों के अंदर लगातार टूटती चली जाती हैं। छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, लगातार छोटे होती चली जाती हैं इनके जो पार्ट्स होते हैं वो। उसके बाद में क्या होता है, कोरोजन या केमिकल वेदरिंग होती है। छोटा होने के मैकेनिकल इफेक्ट के बाद में जब छोटा हो जाता है तो उसके जो अलग अलग कंटेंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। ये मुख्य रूप से केमिकल वेदरिंग के द्वारा होता है। और केमिकल वेदरिंग के अंदर केमिकल प्रोसेस जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, कार्बोनेशन आदि लगातार कंटिन्यूस चलती रहती है, सालों तक चलती रहती हैं, जिससे जो उनके जो अपने कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते रहते हैं। बाय द एक्शन ऑफ दिस प्रोसेस सोइल मटेरियल गो इनटू सॉल्यूशन विद रेन वाटर। This water percolates through the ground as soil water combined with CO2 to form carbonic acid, which combine with calcium and magnesium of the rock to form their carbonates। तो धीरे धीरे कार्बोनेट्स बनते रहते हैं। और एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू क्ले
and iron compounds are either reduced to ferrous state or the oxidized ferric state। तो लगातार ये फेरिक और फेरस स्टेट के अंदर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन तो मिट्टी के अंदर बदल जाते हैं, जो आयरन होता है वो फेरस या फेरिक स्टेट में बदलकर उससे अलग होता रहता है। इस प्रकार rocks is broken down into fine material which either remain at its place or may be transported to other place by wind or water। तो ये प्रोसेस के द्वारा लगातार और छोटे छोटे भागों में विभाजित होती रहती है। कुछ एक मामलों में प्लांट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन। The roots secrete certain acids which mix with groundwater and causes rock to disintegrate rapidly। तो प्लांट्स की जड़ों से भी कुछ एक एसिड्स लगातार सेक्रेट होते रहते हैं और वो पानी में मिलके जो रॉक्स के पार्ट होते हैं उनको लगातार डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं। तो इस प्रकार मिट्टी एक तरीके से जो अपने तैयार हो जाती है और उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ जीव जंतु वनस्पति उगना शुरू कर देती हैं, जिससे उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उनके डेथ और डिके से लगातार जुड़ता चला जाता है। तो तीसरा पार्ट है इसका ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर जुड़ना। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड एंड डिकेइंग organisms also contribute to soil formation। The lichens and big tree die and their dead part, roots, leaves, dried twigs get mixed with the rock material। तो लगातार इनके पार्ट्स हैं वो डेथ और डिके के द्वारा मिलते चले जाते हैं। दिस प्रोसेस आर आल्सो एडेड रिमेन्स ऑफ एनिमल एट देयर एक्सक्रेटा। जो एक्सक्रेटा है वो भी लगातार मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता रहता है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स आर rich in organic matter। These provide suitable medium for the growth of bacteria, molds and other microorganisms। The microorganisms decompose the plants and animal remains and convert them into humus। humus में बदल देता है। सबसे जो ऑर्गेनिक पार्ट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है humus। तो लगातार जितनी ज़्यादा humus होगी सोइल उतनी ही फर्टाइल होगी। तो लगातार humus के अंदर बदलता रहता है। द डार्क ब्लैक ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉइल कॉल्ड humus। तो जितनी ज़्यादा humus होगी कई सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करती है, पोर साइज को कंट्रोल करती है, मिट्टी के टेक्सचर को ये कंट्रोल करती है, न्यूट्रिएंट की मात्रा को ये कंट्रोल करती है। तो ह्यूमस कंटेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक मैटर का। तो लगातार जो ऑर्गेनिक मैटर है ये ह्यूमस की मात्रा बढ़ाता चला जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल या कह सकते हैं अपने जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम सरफेस टू डाउनवर्ड कॉल्ड सोइल प्रोफाइल। तो ऊपर से नीचे अपन जो जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की जो लेयर्स हैं वो अपने को दिखाई देती हैं और इन लेयर्स को अपने सोइल प्रोफाइल कहते हैं। तो सबसे पहले ऊपर का जो रीजन होता है उसको अपन कहते हैं ए होरिजन। ये ऊपर टॉप मोस्ट सोइल है जिसके अंदर वेजिटेशन ग्रो करती है, इसको अपन ए होरिजन कहते हैं। इसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ डार्कर इन कलर एंड रिच इन ह्यूमस, है ना। और इसकी थिकनेस होती है वो लगभग 10 फीट्स के लगभग होती है। इसको अपन आगे फर्दर और भी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको आप एफ लेयर कहते हैं या फर्मेंटेशन लेयर कहते हैं। उसके नीचे थोड़ा सा ब्लैक ह्यूमस की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और इसके नीचे अपन बी होरिजन 10 फीट के नीचे का जो रीजन होता है उसको अपन बी होरिजन कहते हैं। इट इज लाई बिलो द ए होरिजन। इट कंटेन्स आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड अलॉन्ग विद क्ले एंड ह्यूमस। इट कैन आल्सो, इसको भी अपन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ए होरिजन और बी होरिजन को अपन ट्रू सोइल या सोलियम कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसी के अंदर पाई जाती है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं जीव जंतु हैं वो भी सबसे ज़्यादा इसी के अंदर पाए जाते हैं। थर्ड है सी होरिजन। इट इज़ ऑफन थिक, कंसिस्ट ऑफ लार्ज मासेस ऑफ वेदर्ड मिनरल मटेरियल।
द अपर पोर्शन ऑफ सी होरिजोन में बिकम ग्लेड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। तो इसके अंदर बड़े चट्टानों के बड़े पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि लगभग यहाँ पानी भी पर्याप्त मात्रा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है डी होरिजोन। दिस इज लोअर मोस्ट होरिजन ऑफ द सोइल प्रोफाइल। इट कंप्राइजेज अनवेदर्ड पेरेंटल रॉक मटेरियल। तो इसके अंदर जो रॉक्स के बड़े बड़े वो चंक्स पाए जाते हैं और ये सबसे नीचे की इसके अंदर मुख्य रूप से चट्टानें ही अनवेदर्ड चट्टानें ही पाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन सबसे जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला जो फैक्टर है वो सॉइल लेते हैं। तो सॉइल को अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ये ऊपर की जो अर्थ क्रस्ट की अपर सेलो लेयर ऑफ द अर्थ that are formed by weathering of underlying rocks in association with organic matter and with living organism has become a suitable habitat for plants and animals.